हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जो 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए चला रहे हैं। और लगभग ये प्रोग्राम जो है 6 मंथ से चल रहा है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सामान्य भाषा में आपको समझाया है, बताया है और सिखाने का जो है कोशिश किया है। आप लोग जाइए, देखिए और साइंस में बेहतर करने का कोशिश कीजिए। हम लोग 5वां चैप्टर पे आ गए हैं फिजिक्स का, जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसका पहला वीडियो भी हम लोगों ने शूट किया, जिसमें बताया चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। और मैक्सवेल का जो ये थंब रूल है, उस थंब रूल का मैंने जिक्र किया। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स ऑफ फ्लेमिंग। ये है राइट हैंड रूल्स और ये है लेफ्ट हैंड रूल्स किसका? फ्लेमिंग का। इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, फ्लेमिंग साहब जो है फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। क्या बताया? इस चीज़ के बारे में बताया। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है और ये किस तरह से बदलती है उन्होंने बताया। एक स्टैंड लिया, ये क्या है? ये स्टैंड है और ये स्टैंड में क्या है? यहाँ पे देखिए एक रोड के सहारे जो है क्या किया, एक बार मैग्नेट को लटका दिया। ये क्या है? ये एक बार मैग्नेट है। देख लीजिए यहाँ पे, ये ए है पोल और ये क्या है? बी है। और इसके ऊपर जो है इस तरह से एक सर्किट का निर्माण किया और ये सर्किट है, एक देख लीजिए ये सर्किट है और यहाँ लपेट दिया गया। और यहाँ जो है एक दूसरा मैग्नेट को लाया। ये कौन सा मैग्नेट है? तो ये है, ठीक है, इसको यू शेप मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इस मैग्नेट को लाया गया तो ये क्या है? ठीक है, तो एक परिनालिका है, एक इस्पात है, जिसके ऊपर जो है क्या किया, कुंडली को लपेटा गया। ये नरम लोहा है, नरम लोहा को इस्पात मानिए यहाँ पे। जब ये इस्पात के ऊपर जो है इस तरह से क्या हुआ, तार को लपेट दिया गया और इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। तो ये इस्पात किसके जैसा व्यवहार करेगा? ये इस्पात जो है मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा। जब ये मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा तो इस मैग्नेट के वजह से इस पे क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये विद्युत धारा का डायरेक्शन किधर होगा और लगने वाला जो बल है उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस तीनों कॉम्बिनेशन को एक साथ बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्हीं का नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। ये क्या है? ये देख लीजिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत। और ये 2 डायरेक्शन हो गया। और तीसरा डायरेक्शन ये देखिए, ये जो मेरा स्टाइल है, ये पेन है डिजिटल बोर्ड पे चलाने वाला, इसका डायरेक्शन देख लीजिए। तो इसके परस्पर ये 90 है, इसके परस्पर ये 90 है और ये दोनों आपस में 90 है। सेम कंडीशन ये होता है फ्लेमिंग के हैंड्स रूल में। ये देखिए, इसके साथ 90 का कोण बनाता है, ये इसके साथ 90 का कोण बनाता है, ये इसके साथ 90 का कोण बनाता है। तो जब ये तीनों उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे तब ये तीनों उंगली क्या करेगा, आपको बताएगा। क्या बताएगा? कि ये धारा की दिशा है और ये लगने वाला जो है क्या है, जो फील्ड क्रिएट होता है वो फील्ड की दिशा है। तो ये ऊपर की ओर जो है बल की दिशा है, ये बताएगा। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का नियम। चलिए, तो ये चीज़ को समझ गए। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोगों का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं और ये मेन टॉपिक को हम लोग समझेंगे बहुत बारीकी से। और ये 5 नंबर का आता है, चित्र बनाने के साथ 5 नंबर का और सिर्फ लिखने के लिए 2 नंबर का।
और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इससे किसकी दिशा का पता लगाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम से क्या मतलब है? ये बायां बोले तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, रूल्स। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड्स रूल्स है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा भी लेफ्ट हैंड है और इस तरह से है, ये देखिए सेम इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से है और 90 डिग्री का बना रहा है। ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये ऐसे है। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, ये 4 फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। ये तीनों 3 चीज़ को बताता है। क्या क्या 3 चीज़ है? सबसे पहले पहला चीज़ है विद्युत धारा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है 2 नंबर का। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगी? तो ये उंगलियां जिधर की ओर मुड़ेगी उधर की ओर होगी। ये कौन बताया था? तो ये मैक्सवेल साहब ने बताया था। इसे मैक्सवेल का थम्स रूल से हम लोगों ने जाना। अब जो तीसरा चीज़ फ्लेमिंग साहब ने बताया वो क्या है? ये बल है, लगने वाला बल है, ठीक है। उस चीज़ को इन्होंने बताया कि लगने वाला बल किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। इस चीज़ को कौन बताया? फ्लेमिंग साहब ने बताया। ये देखिए, ये फिर से देखिए, गौर से देखिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तब ये बल जो इससे उत्पन्न होगा, ये बल ऊपर की ओर लगेगा। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसे कहते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, कि जब 4 फिंगर किसको बताए? धारा को बताए, मिडिल फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो लगने वाला बल उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आपका अंगूठा होगा। क्या होगा? अंगूठा होगा, ठीक है। तो अब इससे समझिए, अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, तर्जनी का मतलब होता है 4 फिंगर, सामने वाला उंगली को 4 फिंगर कहते हैं। दिस इज, ठीक है, 4 फिंगर, ये 4 फिंगर है और इसे हम लोग कहते हैं मिडिल फिंगर। क्या कहते हैं? मिडिल फिंगर। और इसको क्या कहते हैं? थंब, थंब कहते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या क्या चीज़ को बताता है। ये मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर किसको बताएगा? धारा को। तो ये आपका 4 फिंगर बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को। तो बल अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा। बल कौन रिप्रेजेंट करेगा? अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तीनों में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए? तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो मध्यमा है वो चालक की दिशा को प्रभावित करता है। तो अंगूठा क्या होगा? चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को क्या करेगा? संकेत करेगा। और इसी को कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, ठीक है। और इससे किसी भी चुंबकीय बल की दिशा को पता किया जाता है। किसी भी चुंबकीय बल की दिशा को पता किया जाता है। तो देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर इसको पूछे, अगर सटीक तरीके से कोई पूछे तो क्या बताना है? ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा क्या बताता है? बल या गति की दिशा को। और ये किधर होता है? ये ऊपर की ओर होता है, ठीक है। जिधर अंगूठा होगा उस दिशा में होगा, ये ऊपर की ओर होगा। ये अगर इस तरह से है एक, और दूसरा सपोज कीजिए ऐसे है 90 का कोण बना के, तो ये जो मार्कर इस पे खड़ा किए हुए हैं, ये इस दिशा में क्या होगा? लगने वाला बल होगा। क्या होगा? लगने वाला बल होगा। चलिए
तो बिना विलम्ब किए हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और आगे जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को समझते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। धारा दो तरह का होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर देता है, अपना दिशा को बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे ये देखिए, इस तरह से अगर ए से बी की ओर करंट रन कर रहा है बिना डायरेक्शन को चेंज किए, तब इस चीज़ को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। लेकिन ए से बी की ओर जाने में दिशा अगर किसी चीज़ का बदल रहा है, किस तरह से? इस तरह से, एक बार नीचे एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर, तब इस चीज़ को क्या कहते हैं? तब इस चीज़ को कहते हैं डिस्ट धारा। क्या कहते हैं? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। क्यों? क्योंकि हर समय में ये क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देख लीजिए, ये अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। देखिए, ठीक है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। तो जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को बदल लेता हो, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट कहते हैं। और भारत में विद्युत धारा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद अपनी दिशा क्या कर लेती है? उत्क्रमित कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है? उत्क्रमित कर लेती है। ठीक है ना, ये याद रखना है। समझ गए? तो 1/100 होगा यहाँ। 1/100 सेकेंड के बाद अपनी धारा उत्क्रमित कर लेती है, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा? 1/100 प्लस 1/100 तो कितना हो जाएगा? 1/50 सेकेंड। 1/50 सेकेंड। समझ गए? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1 समय अंतराल। 1 समय अंतराल होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ 1/50 होगा, ये 50 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। जब कोई चीज़ इस तरह से चलती है तब वो फ्रीक्वेंसी में होती है, तरंग में होती है। और तरंग की क्या होती है? आवृत्ति होती है। तरंग की क्या होती है? आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में कितना बार वो चक्कर काट देगा, कितना बार वो आगे बढ़ जाएगा, तब ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हर्ट्ज हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इंडिया में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखेंगे हर्ट्ज में, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा उसकी आवृत्ति। ठीक है। लाभ: प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए हम लोग भेज सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जब विद्युत को पावर स्टेशन से हमारे कस्बे, हमारे शहर, हमारे गांव मोहल्ला तक भेजा जाता है, तो बहुत हाई वोल्टेज में भेजा जाता है। हमारे घरों में, ठीक है, 420 और 220 ये जो वोल्ट होता है, इतना का इस्तेमाल होता है, इतने पोटेंशियल का इस्तेमाल होता है। लेकिन पावर स्टेशन से, पावर ग्रिड से लाखों वोल्टेज में क्या होता है? विद्युत को भेजा जाता है, ताकि विद्युत यहाँ तक आए। तो आने के क्रम में क्या होता है? हीट में, साउंड में वो कन्वर्ट होता है, और उससे क्या होता है? ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। और जूल के नियम में इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा भी था
कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस धारा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना ऊर्जा बचा लेते हैं और दूरस्थ स्थानों तक भी भेज देते हैं, ठीक ना। हानि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते हैं। ये जब तक बिजली है, कोई चीज़ जलाइए, बिजली चली गई, बंद हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट करंट संचित होता है बैटरी में, सेल में, है ना। अब है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, इसलिए बैटरी से ज़्यादा लंबा तार खींच के हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और वहीं बैटरी के बगल में इक्विपमेंट्स को हम लोग रख लेते हैं, समझ गए। अब कहिएगा सर इन्वर्टर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो बैटरी के साथ एक मशीन होती है, उसी मशीन को इन्वर्टर कहते हैं और उसमें ये क्षमता होता है धारा को बदलने का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसे संचित कर सकते हैं, इसे दूर स्थान तक ले जाने में ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए नहीं ले जा सकते हैं। स्रोत सेल, बैटरी और संग्राहक सेल, जैसे वोल्टीय सेल है, गैल्वानी सेल है, लेक्लांसे सेल है, ये सब संग्राहक सेल में आता है। अब घरेलू विद्युत परिपथ, हमारे घर में जो वायरिंग किया रहता है उसको घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें 3 तरह के तारों का उपयोग किया जाता है। कितने तरह का तार, तो 3 तरह के तार का उपयोग किया जाता है। पहला विद्युतमय तार, ये धनात्मक होता है और इस पर सामान्यतः किस कलर का, लाल कलर का कवरिंग होता है। न लाल कलर का तो मान के चलिए येलो कलर का कवरिंग होता है, ठीक है, या ग्रीन कलर का कवरिंग होता है। इसके रिस्पेक्ट में जो बिजली वाला नहीं होता है वो क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है, नहीं तो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ताकि पता चले कि ये क्या है, ये विद्युतमय तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा होता है। दूसरा होता है उदासीनी तार, जिसे ऋणात्मक या काला कहते हैं। काला सामान्यतः काला कलर का होता है, नहीं अगर हरा है तो सफ़ेद भी दे देता है, तो 2 डिफरेंट कलर होता है समझने के लिए। और तीसरा होता है भूकंप तार, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। सॉरी, भूकंप नहीं, संपर्क तार, इसको अर्थिंग कहा जाता है, समझे, इसको अर्थिंग कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। अब ये देखिए ये होता कैसे है, सपोज कीजिए ये आपका तार है, तो दूसरा भी तार इस तरह से लपेटा रहता है ना। अब ये देखिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अब एक से बिजली जाती है, प्लस से बिजली हमारे घरों में आती है, और माइनस वाला से क्या होता है, बिजली वापस जाती है। और ये दोनों क्या करता है, एक साथ मिल के सर्किट का निर्माण करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये मत सोचिएगा कि दोनों से बिजली आता ही है, नहीं। एक से, जैसे ये बल्ब है, इसका ये प्लस है टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, तो प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, ये इसमें दौड़ के फिर इधर से जाके पूरा करती है, तब जाके ये जलता है। बीच में कट कर दीजिए एक तार को, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि परिपथ जो है पूरा नहीं होता है। तो एक जो है बिजली लाने वाला होता है जिसको धनात्मक कहते हैं, एक बिजली ले जाने वाला होता है जिसको ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। और अर्थिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है, कि जब किसी तरह का लूप होल हो तो हम उससे क्या कर सके, अपने घर के यंत्रों को बचा सके। नहीं तो क्या होगा, फ्यूज करेगा या शॉर्ट सर्किट लगेगा या हम लोगों को जो है शॉक लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में विद्युतमय तार और उदासीन तार करीब इतने वोल्ट के विभवांतर पे बिजली को क्या करता है, रन करवाता है, 220 वोल्ट, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आता है, बिजली आती है, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट, है ना। ये याद रखना है। खंभा, सबसे पहले आप देखिएगा ये खंभा है,
खंभा में इस तरह से लगा रहता है, ठीक है, तार। किसी में 3 तार आपको मिलेगा देखने के लिए, किसी में 4 तार देखने के लिए आपको मिलेगा। तो खंभा से मुख्य आपूर्ति मतलब ये कहाँ पे, बोर्ड पे, BOARD, बोर्ड पे आता है, या आप कह सकते हैं कि सर जी मीटर पे आता है, मीटर पे आता है। मीटर से ये चला जाता है फ्यूज पे, किस पे, फ्यूज पे, और फ्यूज से फिर किस पे आ जाएगा, विद्युत मापी मीटर पे आ जाएगा। क्योंकि मीटर भी तो उड़ा सकता है, इसलिए मीटर से पहले फ्यूज लगाना ज़रूरी है। बहुत घरों में क्या होता है कि पहले किसमें, विद्युत मापी मीटर में लगाया जाता है, फिर बोर्ड में आता है और बोर्ड में फ्यूज लगा रहता है। इस तरह से भी कनेक्शन किया जाता है, लेकिन सही कनेक्शन आज आपको पता चलेगा कि सही कनेक्शन कैसे होता है। तो सही कनेक्शन क्या है, खंभा से मुख्य आपूर्ति मतलब बोर्ड में लाइए, बोर्ड के बाद उसको MCB या फ्यूज में ले जाइए, फिर आप अपने मीटर में लाइए, क्योंकि मीटर बहुत महंगा आता है, उसको बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। फिर वितरण बॉक्स में लाइए। वितरण बॉक्स बोले तो आपका बॉक्स होगा इस तरह से, जिसमें ऐसे क्या होगा, इस तरह से स्विच लगा रहेगा और सॉकेट लगा रहेगा, इंडिकेटर लगा रहेगा, उसको हम लोग वितरण बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण बॉक्स कहते हैं। फिर वहाँ से तार को आप ले जाइए जहाँ ले जाना है। पंखा में ले जाना है तो पंखा तक पहुँचाइए, टेलीविज़न तक पहुँचाइए, उसके बाद AC है तो AC तक पहुँचाइए, उसके बाद कहीं मान के चलिए आपका क्या है, बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब तक पहुँचाइए, या कहीं हीटर लगा हुआ है तो हीटर तक पहुँचाइए। ये सब परिपथ जो है वितरण बॉक्स से ही जुड़ा रहता है। जैसे स्विच देते हैं वो जलना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो हम लोग फ्लो चार्ट के सहारे देखे। अब थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये 1 नंबर का तार है, ये 2 नंबर का तार है और ये 3 नंबर का तार है। 3 नंबर तार का कनेक्शन जो है बोर्ड या ये लाइट के कनेक्शन से नहीं होता है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन से जुड़ा रहता है कि खुदा न खास्ता किसी भी यंत्र में कोई खराबी आ गया और वो सट रहा है उसमें, तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी को खींच के ये क्या करे, पृथ्वी में ले जाए, ठीक है, अर्थ में मिला ले, इसलिए इसे अर्थिंग कहते हैं। यहाँ पे भी वही है, ये वही करेगा। तो ये तीसरा जो 3 प्लग आप देखते हैं, ये इस तरह से बोर्ड रहता है, उसमें 3 प्लग रहता है, एक मोटा वाला और 2 इस तरह से रहता है छोटा वाला। तो ये दोनों का काम क्या है, एक का काम प्लस है बिजली ले जाना, एक का काम है पहुंचा के बराबर करना। ये जो मोटा वाला देख रहे हैं इसमें ग्रीन वायर हमेशा लगा रहता है। कौन सा, ग्रीन कलर का ये होता है, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं, अर्थिंग। ये डायरेक्ट जो है हमारे घर में किसी एक कोने में लगा रहता है, ताकि किसी भी तरह के एप्लीकेशन में कुछ भी फॉल्ट अगर हो तो इसके अंदर जो भी रन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उस चीज़ को क्या करे, अर्थिंग के रूप में ये बाहर कर दे और हम लोग सुरक्षित रहें। ये आपका क्या है, ये बोर्ड के साथ फ्यूज है, ये विद्युत मापी मीटर है, और ये आपका जो है क्या है, वितरण बोर्ड है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं कि स्विच दो वहाँ से, स्विच दो वहाँ से, वहाँ बटन रहता है, 5-7 इंडिकेटर रहता है, फिर वहाँ से अलग अलग जगह आपके यहाँ तार जाता है। और रन कितना करता है, 220 वोल्ट। कितना रन करता है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, देख लीजिए। अब इसका महत्व क्या है, ये भू संपर्क तार जो है, अर्थिंग वाला जो तार है, इसका क्या महत्व है, तो हम आपको बता चुके हैं। ये इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। यदि संसाधित धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है और धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध प्रदान करता है। झटका लगता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, और झटका नहीं लगेगा तो पता चला हम लोग चल बसे, ठीक है। तो ये है किसका, अर्थिंग वायर का कमाल।
अर्थिंग वायर का कमाल, समझ गए। सपोज कीजिए इस पैनल में कहीं गल के पिघल के तार सट गया और जैसे ही हम छूते हैं तो हमको झटका लगता है, तो ये झटका लगता है, ये इंडिकेशन है कि इसमें इस तरह का समस्या आ रहा है। और बाकी जो करंट है उसको क्या कर रहा है, भू संकर्पित कर दिए रहा है और हमको बचा रहा है, ये काम होता है। अब है कितने तरह के समस्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। तो ये दो समस्या है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है और ओवरलोड होता है, ठीक है, ओवरलोड होता है, ये याद रखना है, समझ गए। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होता है। शॉर्ट सर्किट ये अकस्मात विद्युतमय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब इस चीज़ को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सपोज कीजिए एक साथ 2 तार जाता है, आपको पता है, इस तरह से, है ना, और किसी कारणवश ये तार और ये तार आपस में क्या हो गया, अपने कवर को पिघला के चिपका लिया। तो ये धारा जो इधर बहना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये इधर से जाके यहीं से मुड़ जा रहा है, ये यहाँ से गया और यहीं से मुड़ गया, जबकि ये इतना बड़ा तार है। तो पहले जितनी लंबाई थी ये क्या हो गया, उससे घट गया, कम हो गया, कम को ही कहते हैं शॉर्ट। और ये यहाँ से यहाँ तक जो परिपथ है इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किट, इसलिए ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट। और इसे हिंदी में कहते हैं लघु पथन, न, जितना लंबाई तक जाना चाहिए न जाता है समस्या के कारण, और अपना परिपथ को छोटा बना लेता है, और इससे जो भी एप्लीकेशन लगा हुआ है उसको नुकसान पहुंचता है, उड़ भी सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए अपने घर में MC वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, क्या करते हैं, बचाते हैं। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अति भारण हो जाता है, ठीक है। ओवरलोड, अति भारण मतलब ओवरलोड। जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तब उसे ओवरलोड कहते हैं। सपोज कीजिए 3 एम्पियर का जो है क्षमता है उसका, ठीक है, और आप इसमें क्या जोड़ दिए, हीटर जोड़ दिए, क्योंकि घर में तो उतना जानकारी होता नहीं है आम लोगों को, अब बुधियारी करते रहता है। अब जोड़ दिया, हीटर का क्षमता कितना का है, कम से कम ये 1500 से 2000 वाट क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। इसका जो वायर होना चाहिए, कम से कम इसका वायर जो है 8 एम्पियर का होना चाहिए, ऊपर 12 एम्पियर 18 एम्पियर होना चाहिए, तो 8 एम्पियर का होना चाहिए। अब ये तार इतने क्षमता को तो ढो नहीं रहा आसानी से, फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये गल जाएगा, आग लग जाएगा। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्थिति को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे ओवरलोड। क्या कहते हैं, ओवरलोड। 12 साल का बच्चा है, उसके कपार पे 50 किलो दे दीजिएगा तो गर्दन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो समझिए। कोई लड़का है 25 साल का, उसको 50 किलो दीजिए, दौड़ते हुए चले जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। कारण क्या है, ठीक है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, अचानक वृद्धि की वजह से इतना ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आए दिन आप सुनते हैं कि बिजली से आग लग गया फैक्ट्री में, दुकान में, घर में। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड ये 2 सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण इंसान का अपना लापरवाही है, ठीक है। कारण आपूर्ति और वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधनों को जोड़ देना। अब 3 जो है इस तरह का है, और यहाँ पे एक सॉकेट बना हुआ है। अब एक देखिए, एक तो इसी के लिए हो गया, और एक कनेक्शन यहाँ है, एक कनेक्शन यहाँ है, तो इसके लिए 1 और इसके लिए 2, और यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, ये हो गया तीसरा कनेक्शन। अब 2 ही चीज़ जला सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
और यहाँ एक रूम है, यहाँ एक रूम है, यहाँ एक रूम है। चलो ये तीनों रूम का बल्ब इसमें जोड़ दो। अब चलो बल्ब जोड़ दिए, इस बल्ब से इस रूम का पंखो लगा दिए। इसका भार है उतना, ये सहन कर लेगा। जब इसका क्षमता एक ही है और आप इसमें 3-4 चलाइएगा तो इसमें आग लगेगा कि नहीं? जब इसमें आग लगेगा तो घर जलेगा ही जलेगा। तो ये होने से बचाना है, ये सोचना है। अगर आपके घर में 10 एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो कम से कम 3-4 बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। हर रूम में एक बोर्ड लगाइए, 3-3 प्लग सिस्टम का एक बोर्ड लगाइए। उससे क्या रहेगा, ये कंडीशन जो है नहीं उत्पन्न होगा और आसानी से सारा इक्विपमेंट्स आपका चलेगा। लेकिन आप पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा करेंगे, जानकारी के अभाव में ऐसा करेंगे और ख़तरा जो है हमेशा अपने कपार पे दौड़ाएंगे। अब है सुरक्षा युक्ति, तो सबसे पहले हमारे घर में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल होता है, दूसरा अर्थिंग का इस्तेमाल होता है और तीसरा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सबसे अच्छा है MCB का इस्तेमाल होना। MCB इस तरह का डिवाइस होता है, इंडिकेटर यहाँ लगा रहता है और यहाँ पे इस तरह से 2 सिग्नल लगा रहता है गिरने वाला, ठीक है। तो ऑन का स्थिति क्या रहता है, अप रहता है। जैसे कोई इस तरह का घटना घटित होता है पूरे परिपथ में, ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो खुद ब खुद ये अप से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अप से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और MCB गिर जाता है नीचे। फिर हम लोग देखते हैं, फिर उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये 3 तरह का युक्ति है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसमें, अपने घर में जो डिवाइस लगा हुआ है उसको बचाने में। ये होता है फ्यूज, इस तरह का संरचना होता है किसका दोस्तों, फ्यूज का। और यहाँ जो है नोड लगा रहता है और यहाँ एक पतली सी तार लगी रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं, फ्यूज। जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है और अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा हॉट हो जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है और पिघलने के कारण ये टूट जाता है। क्या करता है, ये टूट जाता है। जब टूटने के बाद आगे का धारा बंद हो जाता है और परिपथ में जो भी यंत्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो यंत्र आपका सुरक्षित रहता है। नहीं तो सब कुछ जल के आग वाग लग के ख़त्म, और आपके घर में लगेगा तो बस्ती में भी लग जाता है और कई बार पूरी की पूरी बस्ती समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा किस चीज़ के वजह से, लापरवाही के वजह से, बेकूफ़ी के वजह से। इसलिए क्या करना है, ध्यान देना है ना। बिजली से खिलवाड़ नहीं। आपको पता है ना, पानी में अगर गिरिएगा तो डूबिएगा तो ऊपर नीचे हो जाइएगा, कोई देखेगा तो कूद के बचाएगा। लेकिन बिजली के साथ अगर आप चिपक गए ना तो बचाने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। इसलिए यहाँ पे बहुत सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है। चलिए, प्रश्न किस तरह का आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो मैंने अभी बताया आपको 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये है लघुपतन क्या है, अभी जस्ट बताए हम आपको। तो इस तरह से नरम लोहे का बना होता है क्रोड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप अपने घरों में बनाइए। उसके बाद आगे जो है इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, देखते हुए हम लोग नए चैप्टर में आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये चूँकि क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसलिए इसमें और चीज़ था, जैसे मोटर और उसके बाद डायनमो, ये इसी से जुड़ा हुआ था। मोटर और डायनमो इसी से जुड़ा हुआ था, समझ गए। थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़िए, हो सकता है कि, तो एक है मोटर, क्या है, मोटर, और एक है जनित्र, जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। जनरेटर, जनित्र को ही जनरेटर कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये देखिए, जब विद्युत धारा, ठीक है, इसमें मतलब मोटर में, ठीक है, इसमें दिया जाता है, ठीक है। जब विद्युत धारा मोटर में दिया जाता है तो ये विद्युत धारा का उपयोग करता है और ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील होता है, यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील होता है, घूमता है। और इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, जैसे पंखा, उसके बाद पानी को खींचने में, हवा निकालने में, हवा देने में, इन सब चीज़ों में किया जाता है। हेयर ड्रायर में भी किया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिज्म में, ठीक है, मैकेनिकल करेंट में, सॉरी करेंट कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, घुमाने में। ठीक इसका उल्टा यहाँ पे होता है किसमें, जनित्र में, जनरेटर में, जनित्र में, जनरेटर में, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। और इसको ये समझ लीजिए क्या है, टरबाइन है, ये टरबाइन है। ये टरबाइन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, किसके सहारे, इधर समझ लीजिए किसके सहारे, मशीन के सहारे, किसके सहारे, मशीन के सहारे, है ना। और जैसे ही टरबाइन घूमता है, इसके अंदर इस तरह से क्या बना रहता है, सोलेनॉइड बना रहता है। इसके घूमने से यहाँ क्या होता है, प्रेरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरण उत्पन्न होता है। और इसी प्रेरण से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, समझ गए। और ठीक इसका उल्टा जनित्र क्या करता है, जनित्र ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। ये एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत पे काम करता है। और शादी विवाह में, किसी पार्टी फंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जनरेटर लगाते हैं। और जनरेटर में मशीन लगी रहती है जिसमें डीजल डालते हैं और वो मशीन तेज़ी से क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है डायनेमो के अंदर। तो उससे विद्युत प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है। और विद्युत प्रेरण से क्या होता है, विद्युत पैदा होता है और उससे हम लोगों को क्या मिलता है, तो विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें को देखा, पढ़ा। और अगला चैप्टर जो है हम लोगों का क्या है, पर्यावरण है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों तक, उन साथियों तक जो इस चीज़ के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, जिनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।